नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम कमोडिटी बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं, इसके साथ ही आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, मेटल, नेचुरल गैस, क्रूड या फिर एग्री कमोडिटीज पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। तरीका आसान सा है, आपके स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको। अपना और अपने शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए अपना सवाल हिंदी या अंग्रेजी में। हम आपके सवाल को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, दिग्गज एक्सपर्ट से राय लेंगे। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जब भी अपना आप सवाल भेजिए तो थोड़े स्पष्ट भाषा में आप अपने सवाल को हमारे सामने रखिए। एक बार नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9136934065। इस नंबर पर आपको कॉल करना है, माफ कीजिएगा व्हाट्सएप करना है और अपना सवाल हमें भेजना है। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट आज की चर्चा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी साहब और कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत था। इससे पहले कि मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊं, जरा करंट मार्केट चेक ले लेते हैं, आखिर भाव किस स्तर पे हैं। गोल्ड और सिल्वर की शुरुआत सबसे पहले। तो गोल्ड 1,30,450 ये लेवल है फिलहाल और एक दायरे में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर हम सिल्वर की, तो यहां पर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही थी और इन सब के बीच में अब ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ आधे % की कमजोरी, 731 रुपए कमजोर, 1,82,677 रुपए के पास इस वक्त सिल्वर हमें नजर आता हुआ। गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि MCX पर जो हमने भाव बताया, वहीं अगर कॉमिक्स पर देखें तो $4,230 के करीब इस वक्त है सोना। अब FOMC की जो मीटिंग है और ब्याज दरों में जो कटौती की तमाम संभावनाएं, तमाम परसेप्शंस और स्पेकुलेशंस हैं, उस पर नज़र रहेगी। इस मीटिंग का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। और वहीं चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने लगातार 13वें महीने गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। वहीं सिल्वर के ट्रिगर्स की बात करें तो सिल्वर में इस वक्त आप देखिए US से फेड दरों में जो कटौती की उम्मीद है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन उसमें अनुमान से ज़्यादा कमी से भी उम्मीदें बढ़ी हैं। US में हायरिंग स्लोडाउन को लेकर चिंता है जो एक ट्रिगर का काम कर सकती है। सिल्वर ETF में भी निवेशकों का ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। वो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रिगर्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। रवि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। पहले गोल्ड पर राय दीजिए। गोल्ड को आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं, कौन कौन से ट्रिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं? जाहिर सी बात है FOMC मीटिंग, फेड जो रेट कट्स हैं उनको लेकर तो निगाहें रहेंगी। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं गोल्ड में एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं, और सिल्वर पर भी राय दीजिए। जरूर से गोल्ड एंड सिल्वर में आई थिंक कि अगले दो ट्रेडिंग सेशन पूरा जो मोमेंटम है फेड के ऊपर ही आधारित होगा। आई थिंक जिस हिसाब से पर्टिकुलर बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स रिएक्ट कर रहा है, हिसाब से लग रहा है कि मार्केट ने काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया था कि रेट कट होगा। बट रेट कट के बाद एक हॉकिश रेट कट के मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि रेट कट तो होगा बट उसके बाद जो कमेंट होगी शायद जिसमें इतना इंडिकेशन ना मिले कि फर्दर रेट कट की पर्टिकुलर US के फेड चेयर जो पोवेल है उसके टर्म में कोई बाद में अपेक्षा बचेगी। बाद में जो बेसेंट या कोई भी नए फेड चेयर आता है उसके ओर से मार्केट की काफी अपेक्षाएं है। तो शायद लग रहा है कि ये जो चीजें है वो मार्केट काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया है। एंड पर्टिकुलर अभी जो डेटा है, आज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। कल लेट इवनिंग जॉर्ज जॉब ओपनिंग के डेटा आएंगे दोनों, एक लास्ट मंथ के करंट मंथ के सितंबर एंड अक्टूबर दोनों के। नवंबर के भी डेटा रिलीज होने, आई थिंक सितंबर के थोड़ा टेंटेटिव है बट अक्टूबर नवंबर के डेटा कल रिलीज हो गए। तो इसमें भी मार्केट टोटली फोकस्ड है कि क्या डेटा निकल के आता है। बट ऑल ओवर आई थिंक मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर पॉलिसी डिस्काउंट हो चुकी है। और दूसरा, अगर कोई फंडामेंटल्स नहीं रहे तो हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूल के लिए भी रेडी रहना है। 2 दिन कंसोलिडेशन होगा, ब्रॉडर रेंज गोल्ड में 1,29,500 से लेके 1,31,000 तक। एंड सिल्वर में बेसिक रेंज है वो 181 से लेके 184, ये रेंज में कारोबार हो सकता है। मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड लेना है तो बाय एंड डिप्स का ट्रेड ले, बट ऑल ओवर कोशिश रहे, पोजिशन इंट्राडे रखे। 1,30,000 के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है, 129,500 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें।
1,31,000 का एक लिमिटेड टारगेट होगा। वही सिल्वर में भी 1,82 के करीब जितना मिले बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो है 1,81,400 का। एंड जो टारगेट है मेरे हिसाब से 183,500 तक बन सकता है। एंड ये दोनों दोनों दायरे है एंड दोनों लिमिटेशंस है, तो दोनों साइड के ट्रेड एडवाइजेबल है। करंट लोअर लेवल पे है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। चलिए, तो सिल्वर की बात करें तो 1,82,000 के स्तर पे कहीं आपको मिलता है तो आपको लेने की सलाह यहाँ पर सिल्वर। 1,81,400 का स्टॉप लॉस रखिए। 1,83,500 तक के लक्ष्य जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड में अभी भी इसी तरह का रुझान रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको 1,31,000 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पर आती हुई रवि की तरफ से। मानव, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले ज़रा गोल्ड डीटीएफ को लेकर जिस तरह के नंबर्स आए हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, वो लेकर आपके सामने आते हैं। रफ्तार कम है लेकिन इस साल भी रिकॉर्ड निवेश जो है वो गोल्ड डीटीएफ में नजर आया। नवंबर में भारत के गोल्ड डीटीएफ में लगभग 38 करोड़ डॉलर का निवेश नजर आया है। हालांकि ये अक्टूबर से अगर तुलना करें नवंबर की तो ये 55% तक कम है। वहीं लगातार छठे महीने जो है गोल्ड डीटीएफ में निवेश जारी है। निवेशकों का भरोसा कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिख रहा है। 2025 में अब तक निवेश 343 करोड़ डॉलर का आ रहा है और ये एक नया रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। एयूएम की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर 1280 करोड़ डॉलर तक पहुंचा है और काफी बेहतर ट्रेंड नजर आ रहे हैं। भले ही अक्टूबर के मुकाबले कम हो, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से निवेशकों का रुझान बढ़ा है और जिस तरह से रिकॉर्ड्स बन रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में, और वो एक यकीन की तरफ, एक भरोसे की ओर गोल्ड ईटीएफ के प्रति निवेशकों के रुझान को दिखा रहे हैं। मानव, हमें बताइए सबसे पहले खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर पे आपका नजरिया क्या है, और फिर गोल्ड ईटीएफ पे भी आपसे बात करते हैं। जी बिल्कुल बिशन जी, नमस्ते। जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलप हो रहा है, इतने हफ्तों से एक अच्छी तेजी हमने आती हुई देखी। वो तेजी बिल्कुल जो प्रोबेबिलिटी चार्ट्स चेंज हुए हैं उसकी ही ज्यादा तेजी हमने आती हुई देखी, क्योंकि पहले हम ऑलमोस्ट 90% से 40-50% पे आ गए थे प्रोबेबिलिटी की रेट कट नहीं होगा। अब फिर से एक बार जो नए गवर्नर के आने की चांसेस है, हालांकि वो मई में है, लेकिन क्योंकि मई के पहले 3-4 मीटिंग अभी भी पेंडिंग है, तो वो एक रेट कट की रुझान फिर से बढ़ गई है। और हम जो वेडनेसडे को मीटिंग है वहां पे एक रेट कट के एक्सपेक्टेशन के साथ बिल्कुल गोल्ड प्राइसेस में वो डिस्काउंटिंग होता हुआ दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी उसी हिसाब से नीचे है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा गोल्ड में अगर हम देखें तो तेजी आई है, लेकिन अब थोड़ी वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मिस होती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई जो था 1,31,000 1,32,000 के आसपास के जो लेवल्स है, वो थोड़ा रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकते हैं। नीचे में 1,28,500 1,29,000 थोड़ा एक सपोर्ट हो सकता है। जैसे बिल्कुल हमने अभी चर्चा की, तो यही रेंज के आसपास थोड़ा साइडवेज हो सकता है टिल फेड मीटिंग, एक बार फेड मीटिंग हो जाए, क्योंकि गवर्नर पॉवेल के स्टेटमेंट के साथ ये मीटिंग आखिरी मीटिंग होगी 2025 की, जहां पे फोरकास्ट भी निकलेंगे, इन्फ्लेशन के, ग्रोथ के, 2026 का डॉट प्लॉट भी निकलेगा। तो अगर 2026 के रेट कट में पेस में कोई चेंज नहीं होता है, तो शायद बहुत ज्यादा बड़ी तेजी जो एक्सपेक्ट हो रही है मार्केट को शायद ना हो, और यही 4,200 4,250 के रेंज में गोल्ड रह जाए। सिमिलरली चांदी की अगर बात करें, चांदी में भी तेजी काफी अच्छी दिखी है। मेरे ख्याल से 100% तेजी के लेवल से हम बहुत दूर नहीं है। वाईटीडी गेन्स के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तेजी हमने आती हुई देखी है। लास्ट वीक आई शेयर्स में बहुत बढ़िया इनफ्लोज हमने आते हुए देखे, ऑलमोस्ट 300 टन हाईएस्ट वीकली इनफ्लो ऑलमोस्ट जुलाई जून के आसपास से। तो चांदी में रुझान ज्यादा है। चांदी में मुझे लग रहा है कि जो पेस है वो कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड के कंपेयर में गोल्ड सिल्वर रेशियो 75-76 वापस आ सकता है, वहां से फिर से एक बार नीचे आएगा। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर दोनों पे बाय है। गोल्ड में अगर 1,30,200 1,30,000 के आसपास आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से 1,29,400
का स्टॉप रहेगा और 1,31,500 का टारगेट रहेगा। चांदी मिनी की अगर मैं बात करूं तो 1,83,000 के आसपास बाई कर सकते हैं। 1,82,000 का स्टॉप रहेगा और 1,84,700 का टारगेट लिया जा सकता है सिल्वर मिनी में। तो ये है रणनीति सिल्वर मिनी में मानव की तरफ से आती हुई। एक बार फिर से बता देते हैं, सिल्वर मिनी एट 1,83,000, स्टॉप लॉस 1,82,000 का, टारगेट 1,84,700 तक के नजर आ सकते हैं। गोल्ड की अगर हम बात करें जो मानव की राय में है, वो आपको 1,30,200 के स्तर पे खरीदारी करनी है। टारगेट 1,31,500 तक के नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,29,400 का आपको मेंटेन करके चलना है। चलिए इन सब के बीच में अब दर्शकों के सवालों को लेते हैं और वो सवाल लेते हैं जो गोल्ड और सिल्वर से सबसे पहले रिलेटेड हैं। सुरेंद्र गुप्ता हैं गुणा एमपी यानी मध्य प्रदेश से। ये कह रहे हैं मेरे पास 26 टन सोना है। एक बार फिर से मैं बता दूं, इनके पास 26 टन सोना है रवि जी। 5700 रेट का 6,000 होने तक की संभावना कब तक नजर आ रही है? बताइए रवि, क्या सलाह होगी इन्हें? 26 टन सोना मीन्स की ये तो काफी बड़ी फिगर है। आई थिंक 26 टन शायद मीन्स के टाइपो एरर होगा। आई थिंक 26 टन सोना होता तो आई थिंक 26,000 किलो, तो मीन्स के सबसे धनिक पर्सन हो जाते। तो डेफिनेटली अगर हो तो अच्छा है, मीन्स के एंजॉय करें। एंड पर्टिकुलर 5700 का रेट या 6,000 का रेट अगर आप डॉलर टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल से ये वैसे देखे तो कैलेंडर ईयर तीसरा होगा जिसमें गोल्ड ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है और काफी अच्छी पेस पे यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट टर्म्स में इतना वन साइडेड तेजी के बाद ये लेवल आना थोड़ा टाइम लगेगा। शायद लग रहा है कि 2 साल तक 2.5 साल तक आपको रुकना पड़े, एंड उसके बाद ही आप ये कुछ लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि 4,500 से 4,700 एक बड़ी सप्लाई जोन है। अगर वहां पे आता है और इतना बड़ा आपके पास मीन्स के गोल्ड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बुक करते रहे। इतना बड़ा है, धीरे धीरे इसको अनवाइंड करके दूसरे फाइनेंशियल एवेन्यूज में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे देखे तो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन आसपास के मार्केट के रेट खड़े, जो अभी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है पर्टिकुलर गोल्ड, वो नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी के रेट कट को भी डिस्काउंट कर रहा है। जहां पे मार्केट ने थोड़ा बहुत तो सोच पे लिया है कि बेसेंट आएंगे, उसके बाद 2 to 3% के बिटवीन यूएस का इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से काफी फंडामेंटल्स प्राइस में आ चुके हैं, तो ज्यादा वेट ना करें। और इतने टाइम पे दूसरे एसेट में अगर आप बाय करेंगे इमर्जिंग बास्केट में, तो मेरे हिसाब से आपको कंपेरेटिव गोल्ड आपको 2 साल में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो को, इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। ललित पटेल मध्य प्रदेश से, ललित पाटिल हैं मध्य प्रदेश से। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सोने में और तेजी आएगी? हालांकि इन्होंने अपना नजरिया नहीं बताया है, लेकिन बताएं मानव, आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, और तेजी आएगी इसका जवाब हाँ ही है। बिल्कुल, जो गिरावट हमने देखी है या देख सकते हैं वो एक हेल्दी करेक्शंस हो सकती है। यहाँ से अगर जो असेट क्लास 50% बढ़ सकता है, वो अगर 10% भी गिरता है तो मेरे ख्याल से वो एक हेल्दी करेक्शन है वापस से उछाल आने के लिए। तो थोड़ा बहुत भी अगर गिरता है तो उससे अगर पैनिक ना हो, मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल के हिसाब से भी देखें तो गोल्ड के लिए जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। चलिए, तो गोल्ड में और तेजी आएगी। गोल्ड के लिए आने वाला वक्त, जितने ट्रिगर्स हैं वो बेहतर ही इशारा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और यहाँ पर सिद्धार्थ हैं कानपुर से। सिद्धार्थ का सवाल लेते हैं कानपुर से। इन्होंने पूछा है गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी बताएं। ये गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। वैसे तो हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर बताई है, लेकिन चूंकि आपने एफर्ट करके सवाल पूछा है और स्पेसिफिक सवाल है, तो रवि जी बताइए क्या जवाब होगा गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी? जरूर से मेरे हिसाब से अगर गोल्ड में इंट्राडे स्ट्रेटेजी में कोई जानना है तो बाइंग का ही व्यू ले। जैसे हमने बात की 1,30,000 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 1,29,500 और अपर साइड 1,31,000 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं।
तो लेवल्स एक बार फिर से आपके लिए हम दोहरा देते हैं जिस तरह से बताया खासतौर पे रवि जी ने आपको यहाँ पर 1,31,000 तक के लेवल्स जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। और भी दर्शकों ने बहुत सारे सवाल गोल्ड और सिल्वर पे पूछे हैं। किशन पुरोहित का सवाल लेते हैं मुंबई से। पूछ रहे हैं कि कल चांदी नीचे आएगी या भाव बढ़ने के संकेत ज्यादा हैं। वैसे तो ये सारी चीजें बहुत से ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मानव के पास आता हूं। मानव, आप बताइए, पूछ रहे हैं कल चांदी नीचे आएगी या भाव बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, जैसे प्रशांत जी आपने कहा, एग्जैक्ट टाइमलाइन रखना काफी मुश्किल है इतने लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन बिल्कुल जैसे ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, जैसे हमने बात भी की कि फेड मीटिंग के पहले थोड़ी बहुत एक कॉशन हो सकती है, तो जाहिर सी बात है मे भी थोड़ी बहुत एक करेक्शन जो हम बात कर रहे हैं 1,80,000 टू 1,80,000 to 500, एक 1,000 रुपए के आसपास का एक फॉल एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से आ सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लेना है या पोजीशन लेनी है तो बाय साइड पोजीशन ही ले, वो बेहतर होगा। चलिए, तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया इस वक्त नजर आता हुआ सिल्वर पे। सतीश चंद्र गुप्ता हैं हाथरस उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने पूछा है कि क्या मौजूदा जो भाव है इस भाव में फिजिकल चांदी खरीदना सही रहेगा? रवि जी जरा विस्तार से बताइए। फिजिकल जो है उस फॉर्म में सिल्वर लेना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये भाव एंट्री करने का सही मौका है? मेरे हिसाब से यहाँ पे वैसे कोई सही प्राइस नहीं है। एंड पर्टिकुलर एक साल में अगर 100% बढ़ गया है, और वो तब बढ़ा है जब अगले 2 साल भी सिल्वर टॉप गेनर एसेट क्लास था, तो आई थिंक इतने बड़े रनअप के बाद मीन्स कि जब 70 था तब 1 लाख पॉसिबल नहीं लग रहा था। अभी वो 68-70 वाले प्राइस करीबन 181 आ चुके हैं। तो डेफिनेटली मीन्स निवेश के लिहाज से और फिजिकल लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिहाज से इतना ज्यादा पॉजिटिव लेवल नहीं है। बट है कि चांदी में अप ट्रेंड कंटिन्यू है, और वो आगे 12-16 महीने तक ये कंटिन्यू रहेगा। बट एक लेवल से थोड़ा एक्सेशन आएगा, तो आप ये क्या कर सकते हैं, आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज का, उसके उसमें 10 पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट अभी इन्वेस्ट करें और 9 पार्ट बाकी रखें। ये जो 9 पार्ट है वो हर महीने आप SWP से कोई डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, और उसके बाद जैसे ही फंड का मीन्स के रियलाइजेशन आता है, तो आइदर यू कैन बाय सिल्वर ETF और कैन गो फॉर डायरेक्ट फिजिकल सिल्वर। तो 10 पार्ट में 10 महीने में आपका एक एवरेजिंग बाइंग होगा, और हर एक गिरावट पे आपका एक एक्यूमुलेशन होगा। तो ये एक्यूमुलेशन के रेंज से आपका एक बार इन्वेस्टमेंट है ये होना चाहिए। ये कंपेरेटिव आपको रिस्क भी कम करेगा, और रिटर्न भी कंपेरेटिव लोअर प्राइस पे आपका अच्छा रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। गोल्ड और सिल्वर पे बहुत बात हो गई, अब क्रूड को अपने रडार पे लाते हैं। कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 63 के करीब है, WTI क्रूड $59 के पास है। दोनों में करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर क्रूड 5370 के करीब यहां पर नजर आ रहा है। तो चलिए बारी बारी से जरा क्रूड पर भी एक नजरिया लेते हैं, और सबसे पहले मानव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्रूड ऑयल पे क्या रणनीति रखी जाए? जी बिल्कुल, प्रशांत जी, अगर क्रूड में देखें तो स्विंग्स काफी बड़े हैं, लेकिन एक नैरो रेंज में है। 5,500 5,550 के ऊपर जाने की कोशिश है, लेकिन नहीं जा पा रहा है। नीचे 5,300 5,250 के नीचे का एक अच्छा सपोर्ट है। तो बिल्कुल स्विंग्स काफी हाई है इसी रेंज में। मेरे ख्याल से जिस हिसाब के फंडामेंटल भी है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी काफी अग्रेसिव वे में बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें सप्लाई डिमांड सिनेरियो में, ओपेक प्लस के प्रोडक्शन हाइक के ऊपर क्लैरिटी अब आनी चाहिए कि जनवरी से अब वो प्रोडक्शन हाइक कैसे करेंगे, कितना करेंगे, या करेंगे भी या नहीं। SPR फीलिंग चाइना और US दोनों की तरफ से आ रही है न्यूज। भले धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो एक डिमांड के संकेत है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है नीचे गिरावट भी आती है तो थोड़ा एक बाइंग जोन बनता हुआ दिख रहा है नीचे। तो 5,340 के आसपास अगर मिलते हैं इंट्राडे के हिसाब से, तो भाव पे बाय कर सकते हैं। 5,260 का स्टॉप रहेगा। 5,470 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, तो क्रूड पर ये राय मानव की तरफ से। एक बार फिर से क्रूड पर लेवल्स बता देते हैं। 5,340 ये स्तर पे आपको खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 5,260 का,
टारगेट 5,470 के। मानव, नेचुरल गैस पे भी आपकी एक कॉल बची है, वहां पर भी रणनीति बताइए और अपने लेवल्स भी बताइए। जी बिल्कुल, नेशनल गैस में बहुत अच्छा रनअप के बाद आज सुबह से 5% नीचे की गिरावट हमने देखी है नाइमेक्स और एमसेक्स दोनों में। वीकेंड पे बिल्कुल एक खबर आ गई थी अच्छे विंटर वेदर फोरकास्ट के बाद कि दिसंबर सेकेंड हाफ में शायद इतनी ठंडी नहीं होगी, वार्मर फोरकास्ट ज्यादा दिख रहा था, इसलिए एक सेलिंग हमने शार्प आती हुई देखी। मुझे लग रहा है सेलिंग थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है बिफोर और एक रैली ऑफ तेजी। 460 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बेच के काम करना चाहिए। 450 का टारगेट होगा, 466 का स्टॉप होगा। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, कोई लंबे ट्रेंड के हिसाब से लेना चाहता है तो ये डिप एक अच्छा यूज हो सकता है जनवरी फरवरी में भी लंबे टाइम के लिए बाई करने के लिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई नेचुरल गैस पर 460 के स्तर पे खरीदारी करनी है। माफ कीजिएगा, बाय ये शॉर्ट साइड की सलाह है। 460 का लेवल ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस 466 के, टारगेट जो है वो 450 के। रवि, आप बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस में आपका क्या रणनीति रहेगी? जब से दोनों में दवा बना हुआ है, पर्टिकुलर क्रूड में, क्योंकि मीन्स के वैसे देखे तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क इमर्ज हुआ है। एंड पर्टिकुलर अभी भी रशिया यूक्रेन की सिचुएशन वहाँ ही है। इसराइल गाजा में वैसे तो देखे तो ऑन पेपर कुछ साइन हो चुका है, बट मीन्स के ऑफ द रिकॉर्ड एंड जो भी न्यूज आ रही, वो अभी भी थोड़ी डेवलपमेंट नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये थोड़ा सिचुएशन है वो वोलेटाइल होगा, दोनों साइड के ट्रेड होगा आगे, जैसे मानव ने बात की। आई थिंक डाउन साइड 5250 से 5300 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, बट प्लेसमेंट वहां पे 5450 से 5500 के करीब आता है, तब प्लेसमेंट आ जाता है। आज हायर लेवल से करेक्शन की वजह, क्योंकि अलास्का का जो बिल था, लैंड बिल, वो यूएस प्रेसिडेंट ने रिवर्स कर दिया है ये वीकेंड में। इसका क्या मायने है? क्योंकि अगर ये बिल रिवर्स हुआ है तो काफी कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसको लैंड मिल सकेगी। अभी तक फार्मर प्रोटेक्शन के लिए वो लोग लैंड एलोकेट नहीं कर रहे थे। अगर अलास्का में लैंड एलोकेशन चालू हुआ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू हो सकता है। ऑलरेडी ओपेक का सरप्लस है अभी भी मार्केट में है, तो आई थिंक यहाँ पे बिकवाली का राय है, बट लिमिटेड डाउनसाइड होगी। 5390 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 5440, डाउन साइड 5300 5320 तक के लेवल आ सकते हैं। वो कॉन्ट्रा कॉल होगा, वहां से आप बाइंग भी कर सकते हैं। नेचुरल गैस वेदर रिपोर्ट काफी एक्सट्रीम थी। यूरोप ने जो रशिया से ऑयल के बाद अभी गैस लेना बंद किया है, तो इस हिसाब से लास्ट वीक में हमने 50-60 पॉइंट की तेजी देखी थी। उसमें एक पार्शियल करेक्शन है, यानी करेक्शन 448 450 तक आ सकता है। मेरे हिसाब से इतने 6-7% के गिरावट के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच का माहौल रहेगा, कुछ उछाल आता है तो बेचेंगे, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कीजिए नेचुरल गैस में। रवि की राय में 6-7% का करेक्शन जब आता है तब एक नए सिरे से रणनीति आपको बनानी होगी। क्रूड ऑयल में सेल साइड की कॉल है रवि की तरफ से 5392, ये लेवल याद रखिए। टारगेट 5320, 5440 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। रवि, आपकी एल्यूमिनियम पे एक कॉल बची हुई है। just like despite of this headwinds, despite of this uncertainties, मेटल में तेजी का दौर जारी रहा है। इन पर्टिकुलर कॉपर 1100 के करीब पहुंच चुका है, एंड अभी फॉलो अप बाइंग है वो एल्यूमिनियम जिंक में भी लौट के आ रहा है। पर्टिकुलर जो सुबह में डेटा थे हिसाब से मैंने कॉपर नहीं लिया, क्योंकि चाइना का जो कॉपर का इंपोर्ट है वो 4% गिर के आया है, तो शायद कॉपर में इतनी रैली ना दिखे, बट एल्यूमिनियम वुड बी अ गुड बेट। एंड यहाँ पे धीरे धीरे अभी चाइना, ये जो ठंडी की सीजन है उसमें एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन काफी कट करता है, कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम बढ़ रहा है, तो फिर से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में फोकस रहना चाहिए। 278 बाई लेवल होगा, 283 वुड बी टारगेट एंड 276 वुड बी स्टॉप लॉस। है एल्यूमिनियम पर राय मिलती हुई रवि की तरफ से। समय पास कम है, फटाफट से मानव अपनी कॉल्स बताइए, खासतौर पे बेस मेटल्स पे।
जी बिल्कुल, कॉपर पे ओवरऑल व्यू तेजी का ही है, लेकिन अच्छी गिरावट आई है, तो मैं शायद 1090 1092 के आसपास का वेट करूंगा, वहां पे बाइंग अच्छी बनती है। एल्यूमिनियम पे मेरा थोड़ा एक ऑपोजिट व्यू है, क्योंकि अच्छी तेजी हमने कॉपर में देखी है, जिंक में देखी है, एल्यूमिनियम में इतने अपडेट्स आने के बावजूद वो एक साइडवेज रहा है। तो इंट्राडे बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हल्की गिरावट वहां पे थोड़ी आ सकती है। चाइना के नंबर्स एज सच इतने लुक्रेटिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर भी देखे चाइना के, वो इतने आने के बाद भी वो सपोर्ट नहीं दिखा है। तो मेरे ख्याल से 280 के आसपास एल्यूमिनियम में सेल बनता है, 281 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 277 हाफ 277 का टारगेट एल्यूमिनियम में रख सकते हैं। तो ये है राय कॉपर और एल्यूमिनियम पर इस वक्त आपको मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे मानव, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातों को बहुत स्पष्ट रूप से रखने के लिए, रणनीति के जरिए दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल जरूर हम तक पहुंचाइए। फिलहाल देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।